रिडक्शन में का मतलब इशूड कैपिटल में चेंजेस करनी है, तो फिर वहां पर उसको स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा और साथ में ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन विल बी। हेलो मेरे प्यारे सीएस स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन एंड वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लक्ष्य की तरफ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और कंपनीज एक्ट के टोटल मिलाकर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज भी हम लोग कंपनीज एक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, राइट। आज भी हम लोग कंपनीज एक्ट को ही करेंगे। इसके टॉप 50 क्वेश्चंस को और देखेंगे क्योंकि कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसी से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 तो 50 तक हम लोग ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं एक बार। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एग्जिस्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ। तो भाई कंपनी में जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, वो क्यों होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वजह से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वजह से, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो कंपनी का फीचर है इसकी वजह से होती है, या बोर्ड रिजोल्यूशन की वजह से? तो बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि कंपनी का ये जो फीचर है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी को डिफरेंट पर्सनालिटी बताता है और मेंबर्स को, जो लोग इसको कंपोज करते हैं, जो लोग इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनको एक सेपरेट पर्सनालिटी बताता है। इसी वजह से कंपनी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है लेकिन कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, परपेचुअल सक्सेशन मींस दैट द कंपनी। तो बहुत आसान है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टर्न पे भी किया था। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। इवन अगर 100% मेंबर्स की भी डेथ हो जाए तो भी कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो देखते हैं एक बार इसके ऑप्शंस क्या है। एग्जिस्ट टिल प्रॉफिट्स आर अर्न, एग्जिस्ट टिल शेयर होल्डर्स रिमेन, exists irrespective of change in members, और exist for a fixed period। तो बेटा irrespective change in members, अगर जितने भी चेंजेस हो जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मेनली प्रोवाइड्स। तो जो शेयर्स में ट्रांसफरेबिलिटी होती है ना, तो मेनली प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है? कंट्रोल टू डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड करती है? लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स, या स्टेबिलिटी टू मैनेजमेंट। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये शायद मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टर्न पे भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी, यानी कि टर्नओवर फास्ट होता है शेयर्स का। शेयर्स को दिन में कितनी बार भी खरीदो और बेचो, है ना। तो यहां पर इन्वेस्टर्स के लिए ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इस वजह से ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपनी प्रॉपर्टी। अच्छा, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो एक बार देखते हैं। मेंबर्स ज्वाइंटली ओन कंपनी, डायरेक्टर्स आर ट्रस्टी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, कंपनी अलोन ओन इट्स प्रॉपर्टी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर ओन एसेट्स। तो कंपनी एक चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सकती है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को कंट्रोल भी कर सकती है। कोई भी मेंबर ये क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि ये प्रॉपर्टी उसकी है ना। तो यहां पर बेटा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन विल बी सी। कंपनी अलोन ओन्स इट्स प्रॉपर्टी, कंपनी अकेले अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करती है। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 कॉमन सील, ठीक है, कॉमन सील के बारे में, इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, नेवर, इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनीज, नहीं, इज ऑप्शनल, और इज प्रोहिबिटेड। तो आंसर विल बी, सबको पता होगा, आंसर विल बी ऑप्शन। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद में कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। डॉक्यूमेंट दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है ना,
तो कौन सा डॉक्यूमेंट उसको रेगुलेट करता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि कंपनी में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है आउटसाइडर्स के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इनसाइडर्स के लिए, है ना। तो उसमें वो बेसिकली एक तरीके से समझ लो कंपनी का बाइलॉज होता है, कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनको डिफाइन करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आंसर विल बी सी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आगे देखते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम लोग बेटा कहां पर पढ़ा हुआ था, याद है किसी को? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम लोग ने कहां पर पढ़ा हुआ था, याद है? एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी में पढ़ा था ना, है ना। तो देखते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज of total share capital or of business decision under an agreement, at least 2%, 2.5%, 10% और 20%। तो बेटा मैंने आपको ये चीज भी बताई हुई है कि 20% से 50% तक, 20% से 50% तक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है, यानी कि एसोसिएट कंपनी माना जाता है। और मोर देन 50% अगर हो गया तो उसके बाद में वो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट होता है। तो आंसर विल बी डी, एटलीस्ट 20%, है ना। आगे देखते हैं। अब प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी, यानी कि यहां पर एक प्राइवेट कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, इज ट्रीटेड एज, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, पब्लिक कंपनी की तरह से, प्राइवेट कंपनी की तरह से, होल्डिंग कंपनी की तरह से, या डोरमेंट कंपनी की तरफ से। तो प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी, उसको भी पब्लिक कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाता है, एक्सेप्ट, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, अगर बाई चांस एग्जाम में आए तो एक बार रिकॉल रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो 3 रिस्ट्रिक्शंस के लिए तो उसको प्राइवेट कंपनी माना जाएगा, बाकी हर एक चीज के लिए उसको पब्लिक कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो ऑप्शन विल बी नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट याद है ना, क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, है ना, ये सारे के सारे क्लॉजेस होते हैं। तो देखते हैं एक बार, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज। तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो इंटरनल मैनेजमेंट हो गया ना, उसके रिगार्डिंग मेमोरेंडम में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मेमोरेंडम आउटसाइडर्स के लिए होता है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए आर्टिकल्स में होता है, लेकिन उनके लिए भी कोई क्लॉजेस नहीं है, तो नॉट पूछा गया है ना, हाँ नॉट पूछा गया। तो आंसर विल बी डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं। An act is said to be ultra vires a company when it is beyond the powers। तो बेटा अल्ट्रा वायर्स किसको बोला जाएगा, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द पावर। बियॉन्ड द पावर, कंपनी की पावर कहां पर लिखी होती है, कंपनी की पावर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में होती है ना। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताता है कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर के अगर कुछ भी काम हुआ तो वो उसको अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, और अल्ट्रा वायर्स अगर है तो उसको वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार, beyond the powers of the company, of the directors but not the company, conferred on the company by the article of association। तो यहां पर बेटा ऑप्शन होगा कंपनी, कंपनी की पावर्स के बाहर, ठीक है। कंपनी की पावर्स के बाहर। क्वेश्चन नंबर 61, टर्केंट रूल, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंट, ये वाला केस लॉ हम लोगों ने कहां पर पढ़ा हुआ था, फटाफट से बताओ। क्या हम लोगों ने इसको अल्ट्रा वायर्स में पढ़ा था, क्या हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ा था, क्या हम लोगों ने इसको इंडोर मैनेजमेंट में किया था, या हम लोगों ने इसको सब्रोगेशन में किया था। तो जो टर्केंट रूल है, टर्केंट रूल बोला जाता है इंडोर मैनेजमेंट को, है ना, इंडोर मैनेजमेंट को बोलते हैं। तो ऑप्शन विल बी सी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आगे देखते हैं। The minimum number of members in a private company and public company are, अच्छा मिनिमम नंबर दोनों के पूछे गए हैं, प्राइवेट कंपनी के भी पूछे गए हैं और पब्लिक कंपनी के भी पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, 3 and 7, 2 and 7 respectively, 2 and 9, none of the above। तो ऑप्शन विल बी, सबको पता है, ऑप्शन विल बी बी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं।
who is an Indian citizen and who has stayed in India for a period of at least dash days during the immediately preceding financial year shall be eligible to incorporate an OPC। तो बेटा नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा हो तो उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो यहां पर डेज लिखे हुए हैं 180, 181, 120, 183। तो इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि कुछ जगह पर 182 डेज लिखा हुआ है, कुछ जगह पर 120 डेज लिखा हुआ है। तो वो एक चीज आप समझो कि इसका क्राइटेरिया होता क्या है 120 डेज और 182 डेज का। अब जैसे जो ओपीसी में एक सिंगल पर्सन मेंबर है वो कंपनी में डायरेक्टर भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन कंपनी में अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए 182 डेज पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन आपने इंडिया में रहा। तो अब अगर कोई बंदा 120 दिन का क्राइटेरिया तो पूरा करता है लेकिन 182 दिन का क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो वो पर्सन ओपीसी तो बना सकता है लेकिन उसको फिर एक एडिशनल रेजिडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा जो कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो, ठीक है। तो और अगर कोई ऐसा पर्सन ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करता है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज इंडिया में रह चुका हो तो फिर उसको किसी भी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कंपनी में अकेला डायरेक्टर रह सकता है। तो ये फर्क होता है 120 और 182 में, ये मैंने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 182 कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बेटा हम लोग लेंगे जो बेस्ट ऑप्शन है वो लेंगे 120 डेज, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी इसकी बात नहीं करी गई है डायरेक्टरशिप की। तो अगर 120 डेज भी है तो ओपीसी तो इनकॉर्पोरेट कर ही सकता है ना, तो यहां पर ऑप्शन होगा सी 120 डेज। आगे देखते हैं। हाँ, तो XYZ लिमिटेड है इज हैविंग 15% शेयर कैपिटल बाय एक्स लिमिटेड। अच्छा ठीक है, एक्स लिमिटेड जो है वो 15% होल्ड कर रहा है एंड 50% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सीजी है वो 50% होल्ड कर रही है, ठीक है, एंड 10% हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15%, सॉरी कितनी 10% होल्ड कर रही है, ठीक है, और 25% जो है वो अदर्स के पास में है 25%। तो आपको बताना है कि कंपनी विल बी, तो कंपनी का स्टेटस यहां पर बेसिकली बताना है। तो बताइए फटाफट से स्टेटस क्या होना चाहिए। 51%, कम से कम 51%, कम से कम 51% शेयर कैपिटल को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके होल्ड कर रहे हो तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की है 50, स्टेट गवर्नमेंट की है 10, तो दोनों मिला करके कितना हो गया बेटा 60%, विच इज मोर देन 51%। तो इस वजह से इस कंपनी का स्टेटस होगा, ऑप्शन विल बी ए, है ना, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज प्रोटेक्शन दैट इज अवेलेबल टू, तो इंडोर मैनेजमेंट जैसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है आउटसाइडर से, उसी तरीके से इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है आउटसाइडर को कंपनी से। इंडोर मैनेजमेंट होता क्या, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब इनडोर, दरवाजे के अंदर, यानी कि कंपनी के अंदर, किसका दरवाजा, कंपनी का दरवाजा, कंपनी के अंदर सब कुछ एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चल रहा है, कंपनी हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, ये एजम्पशन लेकर के चलता है आउटसाइडर ये मान करके चलता है कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। आउटसाइडर का काम है डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ना, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना। ये आउटसाइडर का काम नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कंपनी में जाएंगे पूरी रिसर्च करेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। तो इस वजह से जो इंडोर मैनेजमेंट है वो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है आउटसाइडर को, किससे, कंपनी से। देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। शेयर होल्डर्स को, आउटसाइडर्स हु डील्स विद द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और क्रेडिटर। तो ऑप्शन विल बी आउटसाइडर, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे देखते हैं। द डॉक्ट्रिन विच एडवोकेट्स द फैक्ट दैट कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो भाई ऐसी कौन सी डॉक्ट्रिन है जो ये बताती है कि कंपनी अपनी पावर्स के बाहर
कंपनी अपने स्कोप के बाहर, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है, उसके बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर्स या इंट्रा वायर्स, ऑप्शन विल बी सी, दैट इज अल्ट्रा वायर्स। आगे देखते हैं। A company being a legal person is also a citizen under the Constitution of India। तो बेटा कंपनी एक चूंकि लीगल पर्सन होती है, तो क्या हम उसको सिटीजन ऑफ इंडिया मान सकते हैं? क्या उसको सिटीजन माना जाएगा? ट्रू है, फॉल्स है, या पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है? एक बार फटाफट से बताओ, एक बार फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए? हाँ, पार्टली फॉल्स है। सिटीजनशिप एक्ट है बेटा, सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है ना? तो सिटीजनशिप एक्ट में बेटा सिटीजन की डेफिनेशन दी गई है, उसमें कंपनी को इंक्लूड नहीं किया गया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते थे पार्टली, है ना? तो ये लेकिन पूरी तरीके से फॉल्स है। कंपनी पर्सन हो सकती है लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती। सिटीजन यानी क्या कंपनी वोट डाल सकती है? क्या क्या राइट टू वोट कंपनी के पास में होता है? नहीं होता है ना, है ना? तो कंपनी बेटा सिटीजन नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। A and B were only the members of the company who died in a road accident, ठीक है। The company comes to an end on the death of AB। तो A और B यही दो मेंबर्स थे, दोनों की डेथ हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? ट्रू होगा, फॉल्स होगा, पार्टली ट्रू होगा या पार्टली फॉल्स होगा? बेटा पार्टली के चक्कर में मत पड़ना, ये पूरी तरीके से फॉल्स है। अभी हम लोग पढ़कर क्या आए? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या बताया था? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है ना? तो यहां पर अगर सारे के सारे मेंबर्स की भी डेथ हो जाती है तो भी उस सिचुएशन में कंपनी चलती रहेगी। कंपनी लॉ के थ्रू बनती है और लॉ के ही थ्रू वाइंड अप होगी, है ना? आगे देखते हैं। ऑप्शन विल बी बी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है, देखते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। कंपनी कैन डू एवरी एक्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन एक्सेप्ट एक्ट्स ऑफ प्योरली पर्सनल नेचर, ठीक है। कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ठीक है। कंपनी कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर वायलेशन अट्रैक्टिंग पनिशमेंट बाय इम्प्रिजनमेंट ओनली। तो बेटा बाकी के तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता। आप कंपनी को जेल कैसे भेजोगे? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो कंपनी को आप जेल कैसे भेजोगे? तो यहां पर कंपनी को इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती। तो इस वजह से यहां पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, डी, है ना? आगे देखते हैं। A statutory कंपनी और कॉर्पोरेशन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय। तो जो बेटा स्टैट्यूटरी कंपनी होती है वो कैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अंडर द कंपनीज एक्ट, आइदर ए और बी। तो बेस्ट आंसर बेटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आइदर ए और बी। बाय स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा, स्टेट गवर्नमेंट की भी तो अपनी कंपनीज होती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी कंपनी बना सकती है और पार्लियामेंट भी अपनी कंपनी बना सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों बना सकती हैं। तो इस वजह से स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या होता है? जो किसी एक स्पेशल एक्ट से बन रही हो, जो किसी स्पेशल एक्ट से बन रही हो। तो यहां पर आंसर होगा डी, या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के पास ही अथॉरिटी होती है। देखते हैं आगे। At the time of registration, filing of article of association is compulsory for private companies, unlimited company and companies limited by guarantee, unlimited company, companies limited by share और all type of companies। तो बेटा आज की तारीख में तो मैंडेटरी है, आज की तारीख में तो मैंडेटरी है हर तरीके की कंपनी के लिए, हर तरीके की कंपनी के लिए, हर तरीके की कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंटेन करना होगा। तो ऑप्शन विल बी ऑल टाइप ऑफ कंपनीज।
72 देख लेते हैं। इफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर डज नॉट फाइल आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, वैसे तो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जाते हो, जब आप स्पाइस प्लस फाइल करते हो ना, तो उसके साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम और इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स फाइल करने होते हैं, ठीक है। लेकिन खैर दिया हुआ है इसमें इफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर डज नॉट फाइल आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर आर्टिकल्स फाइल नहीं किए तो क्या होगा, या तो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, या तो टेबल एफ को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, कंपनी बिकम्स एन अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी हो जाएगी, या डायरेक्टर्स को लायबल माना जाएगा फाइन के लिए। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था टेबल ए बी सी डी ई, ये टेबल्स होती हैं मेमोरेंडम की। टेबल एफ जी एच आई जे ये होती है आर्टिकल्स की। ये टेबल में पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, आप अगर चाहो तो इसी फॉर्मेट को पूरा का पूरा अडॉप्ट कर सकते हो। जो टेबल एफ होती है वो होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। तो यहां पर बात करी जा रही है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, है ना। तो यहां पर फिर ऑप्शन होगा कि भाई टेबल एफ ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि कंपनी ने टेबल एफ को अडॉप्ट किया, फिर टेबल एफ की जितनी भी रेगुलेशंस है ना, फिर वो कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन इज टेबल ऑप्शन बी, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज डीम्ड टू बी अडॉप्टेड। आगे देखते हैं द रजिस्ट्रार हाँ, द रजिस्ट्रार इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि COI, ठीक है, डेटेड 10th जुलाई। तो भाई रजिस्ट्रार ने यानी कि ROC ने जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया है उसमें डेट लिखी हुई है 10 जुलाई, ठीक। लेकिन एक्चुअली जब ये इशूड हुआ था, जो रियल डेट थी वो थी 14th जुलाई, 14th जुलाई को इशू हुआ था, लेकिन गलती से उसमें डेट पड़ गई 10 जुलाई, ठीक है। तो द कंपनी लीगली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम, तो लीगली कंपनी कब एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी, 10th जुलाई को ही मानी जाएगी, 14th जुलाई को मानी जाएगी, बोर्ड ऑफ मीटिंग जब पहली होगी तब, या नन ऑफ दीज। तो ये चीज शायद मैंने आपको लास्ट टाइम पे ही बताया था कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ना, वो बेसिकली कंक्लूसिव एविडेंस होता है, फाइनल एविडेंस होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद में कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी हुई है वही डेट रियल डेट मानी जाती है। तो यहां पर अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में गलती से भी 10 जुलाई लिखा हुआ है तो फिर बेटा 10 ही जुलाई डेट मानी जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन विल बी 10th जुलाई, है ना। आगे देखते हैं अब पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, पब्लिक कंपनी भी है और हैविंग शेयर कैपिटल है, कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग। तो बेटा वो कब से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद में बिजनेस कर सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद में, या उसको कंपनी लॉ बोर्ड से अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा या NCLT से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो बेटा आज की तारीख में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे इशू होता है तो कंपनी के फीचर्स सारे के सारे कंपनी में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसी के बाद ही आप एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पर ऑप्शन विल बी बी, आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम कंटेन्स। तो बेटा जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है मेमोरेंडम में, तो उसमें क्या लिखा रहता है देखते हैं, द नेम ऑफ द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, द नेम ऑफ द सिटी, द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, द नेम ऑफ द ROC। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उस समय अगर कंपनी का ऑफिस नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बस केवल और केवल स्टेट का नाम पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जो स्टेट जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है ना, उसमें केवल और केवल स्टेट का नाम मेंशन किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। तो यहां पर ऑप्शन विल बी ए, द नेम ऑफ द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज। डन है, आगे देखते हैं द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम मस्ट बी डिवाइडेड टू। तो जो बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज है
है ना, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, मेन ऑब्जेक्ट एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन फर्दरेंस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। नहीं, तो बेटा इसका रियल आंसर होगा, इसका बेस्ट आंसर होगा बी, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल विच प्रिवेल, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मेमोरेंडम को, आर्टिकल को, द डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार, द डॉक्यूमेंट लास्ट फाइल। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम के। अगर इन दोनों में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो प्रायोरिटी हमेशा मेमोरेंडम को दी जाएगी, तो ऑप्शन विल बी ए। आगे देखते हैं, a company formed for promotion of commerce, art, science, religion or charity may not use word limited at the end of its name। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पार्टली टू ने बिल्कुल सही बात है, ये इसको अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें से कौन सा क्लॉज नहीं है, देखते हैं, नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, डायरेक्टर्स पावर क्लॉज, इस तरीके का तो कोई भी क्लॉज हम लोगों ने ना सुना है ना पढ़ा है, तो नॉट अ क्लॉज पूछा गया, तो ऑप्शन विल बी। आगे देखते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अप्लाइज व्हेन अ कंपनी एक्ट्स बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर, बियॉन्ड द पावर कन्फर्ड बाय द मेमोरेंडम, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, अगेंस्ट द विशेस ऑफ शेयर होल्डर, तो बेटा ऑप्शन विल बी बी। कई बार मैंने आपको बताया है अल्ट्रा वायर्स का ये चौथा क्वेश्चन है ना, हर तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया, कितने तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर बाइंडिंग ऑन, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं, देख लेते हैं, मेंबर्स इन रिलेशन टू द कंपनी, ठीक है, द कंपनी इन रिलेशन टू मेंबर, अच्छा, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इससे कंपनी बाउंड होती है मेंबर्स के लिए, मेंबर्स बाउंड होते हैं कंपनी के लिए, दोनों एक दूसरे से बाउंड होते हैं। तो यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, यानी कि सी। आगे देखते हैं, इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कैन बी इन्फोर्स्ड, अच्छा, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी को इन्फोर्स कराया जा सकता है एट एनी टाइम व्हेन द कंपनी डिसाइड, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली बाय कोर्ट ऑर्डर, ओनली बाय रजिस्ट्रार्स ऑर्डर। तो लास्ट टर्न पे मैंने आपको कंपनी लिमिटेड जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है उसको मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कितने तरीके की कंपनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो वहां पर इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो भी देखा होगा और इसका आंसर भी आपको पता होगा। कब लाइबिलिटी अराइज होती है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी चल रही होती है तब कभी भी मेंबर्स की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, ठीक है ना, जब कंपनी बंद होगी तभी मेंबर्स की लाइबिलिटी अराइज होगी, तो ऑप्शन विल बी बी। A government company is one in which 51% or more of paid up share capital is held by central government alone, state government alone, central and state government jointly, any of the above। तो बेटा सभी चीजें हो सकती हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर विल बी एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन इन अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सीड ऑफ नेट प्रॉफिट। तो बेटा जो मैक्सिमम मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन है, यानी कि जो डायरेक्टर्स और जो केएमपी वगैरह की सैलरी है ना, वो मैक्सिमम उनकी कितनी हो सकती है नेट प्रॉफिट की, तो आंसर विल बी बी 11%। 11% से ज्यादा एग्रीगेट सबकी मिला करके 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, यहां पर 11%। आगे देखते हैं, अ कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, a company can issue sweat equity shares under section 54 of the Companies Act 2013 to only promoters, only directors, employees or director, only KMP। तो बेटा जो स्वेट इक्विटी होते हैं ना वो मेहनत के बदले में दिए जाते हैं,
स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। जिसने कंपनी के लिए पसीना बहाया, जिसने कंपनी के लिए मेहनत करी है ना, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स ग्रांट किए जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन होगा सी, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। आगे देखते हैं। A person can act as proxy on behalf of members holding not more than of total voting power, total voting share capital. A person can act as a proxy on behalf of members holding not more than of total voting share capital. तो बेटा एक पर्सन प्रॉक्सी की तरह से काम कर सकता है मेंबर्स की, ठीक है, लेकिन टोटल वोटिंग शेयर कैपिटल इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5%, 10%, 15% या 20%। 5% से ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए, या वोटिंग शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए, या 10%, या 15%, या 20%। तो क्या आंसर होना चाहिए? एक बार थोड़ा सा सोचो, फटाफट से पता लगाओ क्या होना चाहिए। एक पर्सन कितने लोगों को एज अ प्रॉक्सी रिप्रेजेंट कर सकता है? इसका प्रोविजन पता है। एक पर्सन एक समय में एक साथ मैक्सिमम 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो एग्रीगेट शेयर कैपिटल है उन सब के पास मिला करके वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी के पास में 10% है, तो फिर वो एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो आंसर विल बी बी, 10%। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये चीज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी पूछी जा सकती है और टोटल वोटिंग शेयर कैपिटल भी पूछी जा सकती है। तो ये 10% और टोटल 50, ठीक है। ऑप्शन विल बी 10% से ज्यादा नहीं होने। 87 देख लेते हैं। द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी प्रिजर्व फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जिस दिन डिवेंचर्स रिडीम हुए उस दिन से कितने सालों तक रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स को प्रिजर्व किया जाएगा? देखो अगर इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आए ना इस तरीके के, तो 8 साल की लिमिट होती है कि भाई 8 साल तक आपको ये रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन विल बी डी। अब जैसे मिनट्स के लिए पूछ लिया जाए, जो कंपनी की मीटिंग के मिनट्स होते हैं ना, वो तो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। और जो डॉक्यूमेंट आपने इनकॉर्पोरेशन के समय में सबमिट किए थे वो लाइफ टाइम के लिए कंपनी को संभाल करके रखने होते हैं। बाकी इसको 8 साल तक कंपनी को रखना होता है। 88, a member holding more than 10% of total voting share capital may appoint as proxy who shall not act for any other person। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा करके दे दिया गया है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा करके दे दिया गया है कि a member holding more than 10% of total voting share capital may appoint only one person as proxy who shall not act for any other shareholder। यही चीज है जो भी मैंने बताई कि भाई अगर एक ही आदमी के पास में 10% से ज्यादा की वोटिंग पावर है तो फिर वो उसके अलावा किसी दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ऑप्शन विल बी ए। 89 पे आते हैं। Which of the following is not a characteristics of a public company? तो भाई पब्लिक कंपनी का है तो इसका तो आंसर आप ही लोग बताओगे, है ना। आसान सा है भाई, इसमें से कौन सा फीचर जो है वो पब्लिक कंपनी में नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील एंड सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, शेयर्स आर नॉन ट्रांसफरेबल। तो यही एक बेकार सा दिया हुआ है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ऑप्शन विल बी डी। आगे देखते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्स। तो भाई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या रिक्वायरमेंट होता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है ना। ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा लेकिन तो भी खैर ऑप्शन के बहाने इस चीज को समझ लो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जब कंपनी अपनी इशूड कैपिटल को रिड्यूस करती है ना तो उसको बोला जाता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है तो बेटा उसके लिए उसको स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कराना होता है और साथ में ट्रिब्यूनल से कंफर्म भी करना पड़ता है। अगर कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल में चेंज कर रही है तो केवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रही है, रिडक्शन में का मतलब इशूड कैपिटल में चेंजेस कर रही है, तो फिर वहां पर उसको स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा और साथ में ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन विल बी बी। 91 देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी may be disregarded by applying the doctrine of ultra vires, lifting of corporate will, constructive notice, indoor management. The principle of separate legal entity may be disregarded. तो ये जो separate legal entity वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको कब डिसरिगार्ड कर दिया जाए, कौन सी डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग? अल्ट्रा वायर्स के अकॉर्डिंग, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, कंस्ट्रक्टिव नोटिस या इंडोर मैनेजमेंट। ऑप्शन विल बी ऑप्शन विल बी ऑप्शन विल बी बी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। जब कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया जाता है, जब उस पर्दे को रिमूव कर दिया जाता है, तो कंपनी और मेंबर दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर वहां पर सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है ना। आगे देखते हैं। एवरी एनुअल जनरल मीटिंग shall be called on a day that is not a national holiday, which is not a national holiday। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी। तो बेटा 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ये सारे के सारे नेशनल हॉलीडे हैं। केवल 30 जनवरी ये नेशनल हॉलीडे है ना, विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे पूछ रहा है। आगे देखते हैं। द कोरम फॉर एन एजीएम of a public company where the number of member exceed 5000। तो भाई अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, तो उस केस में कोरम कितना होना चाहिए? उस केस में कोरम कितना होना चाहिए? कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए? 15 मेंबर्स होने चाहिए, 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, या 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पर पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या है? इनका प्रॉक्सी से काम नहीं चलेगा, प्रॉक्सी से काम नहीं चलेगा, उनको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा 15, 30, 50 और 5। तो अगर 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है, तो बेटा कम से कम 30 मेंबर, कम से कम 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। इससे कम में फिर माना जाएगा कोरम कंप्लीट नहीं हुआ है और मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। आगे देखते हैं। अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर, तो स्पेशल रिजोल्यूशन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉलिंग एन ईजीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो बेटा कंपनी अगर आर्टिकल्स को चेंज करा रही है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई भी चेंजेस कर रही है, तो उसके लिए उसको स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन विल बी बी। आगे देखते हैं। द स्क्रूटिनाइजर अपॉइंटेड फॉर अ पोल शैल सबमिट हिज रिपोर्ट। तो बेटा अगर पोल के थ्रू वोटिंग हो रही है, अगर पोल के थ्रू वोटिंग हो रही है, तो जो स्क्रूटिनाइजर है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जो पूरा पोल के थ्रू जो वोटिंग होती है ना उसको ऑर्गेनाइज कराता है, तो वो जो अपनी रिपोर्ट है वो कौन से फॉर्म में सबमिट करता है? MGT 12, MGT 13, MGT 14, MGT 11। तो ऑप्शन विल बी MGT 13, ऑप्शन विल बी बी, MGT 13। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। द चेयरमैन ऑफ एन एजीएम एंड ईजीएम, द चेयरमैन ऑफ एन एजीएम एंड ईजीएम शैल बी, कौन होगा भाई एजीएम और ईजीएम का चेयरमैन? सीईओ होगा, सीईओ होना चाहिए, या आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होना चाहिए, या अच्छा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इफ प्रेजेंट, अदरवाइज मेंबर्स इलेक्ट वन अमंग देमसेल्व्स। तो जो भी बोर्ड का चेयरमैन होगा वो होगा अगर वो प्रेजेंट है, अदरवाइज मेंबर्स आपस में इलेक्ट करेंगे, और एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, यानी जिसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया वो बंदा कंपनी में मेंबर बन सकता है ना, सॉरी चेयरमैन बन सकता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या सीईओ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? नहीं, ये अलग है। मैनेजिंग डायरेक्टर? नहीं। आंसर विल बी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। बेटा जो बोर्ड का चेयरमैन होगा ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन होगा,
वही एजीएम और ईजीएम का चेयरमैन होगा अगर वो प्रेजेंट है तो। और अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर वो नहीं आया, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस केस में वहां पर जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो लोग आपस में से ही किसी एक को चेयरमैन बना लेंगे उस पर्टिकुलर मीटिंग में। हालांकि स्टेप ये होता है, मैं बता देता हूं, कि जो बोर्ड का चेयरमैन है वो चेयरमैन ऑफ एजीएम और ईजीएम रहेगा। अगर वो नहीं आया तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपस में से किसी एक को चेयरमैन बना लेते हैं। और अगर वो भी तैयार नहीं है चेयरमैन बनने के लिए, ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में जो मेंबर्स होंगे वो आपस में से ही किसी एक को चेयरमैन बना लेंगे, वो उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए चेयरमैन रहेगा। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन है बेटा, आगे देखते हैं। CSR provision under section 135 apply if a company meets any of the following criteria except net profit of rupees 5 crore or more, net worth 5,000 crore or more, turnover of rupees 1,000 crore or more listed on a stock exchange। तो बेटा यहाँ पर एक्सेप्ट पूछ रहा है, इसको छोड़ करके, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन होगा लिस्टेड, क्योंकि बाकी सारे सही हैं। लिस्टेड, लिस्टेड हो या ना हो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो आपकी कोई भी कंपनी, उसको सीएसआर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, सेक्शन 135 को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। आगे देखते हैं 98 फॉर सीएसआर पर्पस नेट प्रॉफिट एक्सक्लूड। तो देखो सीएसआर जो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है ना, उसमें से कैलकुलेट किया जाता है। तो जब नेट प्रॉफिट को निकालते हैं तो उसमें कौन से अमाउंट को एक्सक्लूड करते हैं, देख लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ब्रांचेस, अच्छा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135, ठीक है, बोथ ए एंड बी और ओनली बी। तो बेटा ऑप्शन दोनों होगा कि अगर ओवरसीज ब्रांचेस से कोई भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो उसको भी नेट प्रॉफिट से बाहर रखते हैं। और साथ में अगर मान लीजिए कि जो भी कंपनीज हैं जो सेक्शन 135 में कवर्ड है, उनसे अगर जो डिविडेंड मिल रहा है तो उसको भी नेट प्रॉफिट से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहां पर ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं। The National Financial Reporting Authority NFRA has the same powers as a civil code under। तो बेटा उनके पास में बिल्कुल जो सिविल कोड के पास में पावर होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होती है। और सिविल कोड की पावर कहां पर डिफाइंड है, सिविल कोड की पावर डिफाइंड है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ऑप्शन विल बी डी। अगला देखते हैं। अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट to be led in a general meeting shall be sent to every member। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, जो कंपनी का नोटिस होता है उसी के साथ ही भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसको देखो कब भेजा जाता है, नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द मीटिंग, नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द मीटिंग, नॉट लेस देन 28, नॉट लेस देन 7 डेज। तो आंसर विल बी, सबको पता होगा, आंसर विल बी बी, नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द मीटिंग। मीटिंग शुरू होने के कम से कम 21 दिन, है ना, कम से कम 21 दिन। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी अपने जो है वो 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हुए। और इन 100 क्वेश्चंस के बहाने कल के जो क्वेश्चंस थे और जो आज के क्वेश्चन है, दोनों को अगर मिला करके देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी लॉ के सारे प्रोविजन हम लोगों ने कवर अप कर लिए। तो इससे आपके प्रोविजंस भी रिवाइज हो गए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपने कर लिए। बाकी एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना तो कंपनी लॉ भी आपका 100% बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा और कंपनीज एक्ट को कंप्लीट किया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।